नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच चल रही बैठकों और इजराइल हमास युद्ध के ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। ट्रंप के पुतिन ज़ेलेंस्की वार्ता प्रस्ताव पर रूस का जवाब, कहा अच्छी तैयारी के साथ ही हो दोनों नेताओं की बैठक। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात में पुतिन, ज़ेलेंस्की, ट्रंप त्रिपक्षीय बैठक में हल निकलने की जताई थी उम्मीद। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर शुरू हो चुका है काम, पश्चिमी देशों की बैठक। ट्रंप ने किया स्पष्ट, नाटो की तर्ज पर नहीं मिलेगी सुरक्षा, यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा जमीन दिलाने का भरोसा। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के नेतृत्व में विशेष दल की बैठक। दोनों पक्षों का सीमा क्षेत्र में नियमित प्रबंधन को मजबूत करने और शांति एवं स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखने पर जोर। ताजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर मध्यस्थों को इजरायली प्रतिक्रिया का इंतजार। हमास पहले ही दे चुका है मंजूरी। 60 दिन के सीज फायर का सुझाव, 10 बंधकों के बदले 150 फलस्तीनी कैदी होंगे रिहा। भीषण हीट वेव की चपेट में यूरोप, फ्रांस, क्रोएशिया और हंगरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। स्पेन के जंगलों में धधकती आग, चपेट में हजारों हेक्टेयर भूमि। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में नई दिल्ली में 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने सीमा वार्ता के प्रारंभिक परिणामों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही तय हुआ कि सीमा क्षेत्र में नियमित प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा और सीमा क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को संयुक्त रूप से बनाए रखा जाएगा। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि अगली यानी 25वीं बैठक अगले वर्ष चीन में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा दोनों पक्षों ने साझा चिंता के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में सुधार की गति तेज हुई है। दोनों पक्षों के आपसी दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी हुई है और द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कजान शिखर सम्मेलन में हुए मुलाकात से महत्वपूर्ण सहमति बनी है, जिसने चीन भारत संबंधों में सुधार और सीमा मुद्दों के उचित समाधान की दिशा तय की है और प्रेरणा प्रदान की है। इससे पहले कल चीनी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी मुलाकात की थी। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के आने वाले कुछ हफ्तों में समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि अब जोर युद्ध विराम से ज्यादा स्थायी शांति समझौते पर है। जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की को आमने सामने लाने की कोशिश चल रही है। हालांकि अभी भी कई तरह के पेच हैं जिन्हें हल करना बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अलास्का के बाद वाशिंगटन में एक और महामुलाकात। पिछली बैठक की तरह ही कोई ठोस नतीजा नहीं, फिर भी सभी पक्ष बैठक से संतुष्ट दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ
बैठक की। इसमें यूरोप की मुख्य मांग यूक्रेन में तुरंत संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बन पाई। इस पर ट्रंप ने तर्क दिया कि स्थायी शांति के लिए संघर्ष विराम जरूरी नहीं है। लिहाजा उन्होंने इन नेताओं से मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया और करीब 40 मिनट तक बात की। ट्रंप ने बताया कि पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी, इसके बाद एक त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें वे भी शामिल होंगे। ट्रंप के इस बयान की जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह कहते हुए पुष्टि की कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। बाद में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो दोनों नेताओं के बीच वार्ता स्विट्जरलैंड जैसे किसी न्यूट्रल देश में आयोजित करने की वकालत करते हुए जिनेवा शहर का सुझाव भी पेश कर दिया। हालांकि क्रेमलिन की ओर से कहा गया कि ट्रंप और पुतिन के बीच प्रतिनिधि मंडलों के बीच सीधी वार्ता जारी रखने पर विचार जरूर किया गया, लेकिन इसमें किसी विशेष स्थान का जिक्र नहीं है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने कहा कि रूस और यूक्रेनी नेताओं के बीच किसी भी बैठक की पूरी तैयारी होनी चाहिए, न कि सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए ऐसा किया जाए। इसके अलावा ट्रंप द्वारा युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद की बात भी सामने आई है। हालांकि ये सहायता किस हद तक दी जाएगी, इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। ट्रंप ने सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूरोप के कंधों पर डाल दी है। हालांकि इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, लेकिन यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। सुरक्षा देने का मॉडल जो भी हो, ट्रंप के मुताबिक ये दमदार होगा। ज़ेलेंस्की की माने तो इसके लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच 90 अरब डॉलर का हथियार सौदा भी होगा, जिसमें यूक्रेन कई महत्वपूर्ण हथियार खरीदेगा। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रूस अब तक इसका विरोध करता रहा है। बैठक से पहले ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को नाटो में शामिल होने के विचार को छोड़ने की सलाह दी थी। वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर काम शुरू हो गया है। आगे की रणनीति तय करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यूरोपीय नेताओं की बैठक हो रही है, जबकि सुरक्षा गारंटी में अमेरिकी भागीदारी के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सेना प्रमुख अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। तो कब तक युद्ध रुकेगा, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ रही है, उस पर हम अपने विशेष मेहमान से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। दादू, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, दादू की तबीयत खराब है, उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और उल्टियाँ भी हो रही हैं। बच्चों, मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। ठंड के साथ कंपकपी, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी इत्यादि। अगर किसी को भी ये लक्षण हो तो जांच व उपचार कराना चाहिए। हमें तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। मलेरिया के लक्षण हो तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मुफ्त में जांच और संपूर्ण उपचार करवाएं। ये दृढ़ संकल्प हमारा है। भारत को मलेरिया मुक्त बनाना है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। तो दरअसल मुझे बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट पर हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल जो बैठकों का दौर चला है व्हाइट हाउस में, अब क्या कुछ लगता है आपको, आगे की दिशा क्या कुछ लग रही है पूरा विश्लेषण करने के बाद? देखिए, इस जो कल जो बैठक हुई उसके बाद मुझे लगता है 3 बातें बहुत ही स्पष्ट हैं आने वाले समय में रूस और यूक्रेन को लेकर के, और अमेरिका की और यूरोपियन यूनियन की उसमें भूमिका को लेकर के। पहली चीज तो यह है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी और बहुत आसान होने वाला नहीं है। इसमें रूस के पास जो अभी सामरिक जो एडवांटेज है वो बहुत जल्दी मुझे लगता नहीं है कि पुतिन साहब छोड़ने जा रहे हैं। और ये बात जरूर है कि एक आशा की किरण है कि समस्या का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से होगा और सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होंगी। लेकिन ये बातें कहना और जमीनी हकीकत पे इनको उतारना बहुत दो अलग अलग चीजें हैं। ये हमने गाजा और फिलिस्तीन के संदर्भ में, इसराइल के संदर्भ में भी देखा। और दूसरी ये चीज है कि मुझे जहां तक लगता है कि यूक्रेन की जो पोजीशन है, यूक्रेन ये चाहता है कि क्रीमिया और तमाम जो इलाके रूस ने पहले जीते हुए थे वो वापस कर दिए जाएं, और पहले की जो बजाय स्टेटस को आनते मेंटेन करने के वो एकदम शुरू की ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन है। जहां तक बड़ी जो शक्तियों का, स्टेक होल्डर्स का सवाल है, अमेरिका की पोजीशन मुझे लगता है कि काफी हद तक रूस की तरफ झुकी हुई है, और यूरोपीय संघ जो है वो यूक्रेन का साथ देने की मंशा रखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस समस्या का समाधान पूरी तरह से और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पाने में मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में काफी बड़े निगोसिएशंस, काफी कूटनीतिक उठापटक और हलचल होने जा रही है। राहुल जी, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कतें आएंगी? क्योंकि जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जो यूक्रेन है वो नेटो की सुरक्षा मांगता था, लेकिन उसको सिक्योरिटी गारंटी देने की बात हुई है। हालांकि वो नेटो का मेंबर नहीं होगा, लेकिन उसी तरह की सिक्योरिटी गारंटी उसको दी जाएगी। और इसके अलावा जो लैंड स्वैप की बात है उसको लेकर भी करीब करीब दोनों पक्षों की ओर से जो जवाब आ रहे हैं वो आने वाले समय में हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो हल हो जाए। तो कितना मुश्किल लगता है आपको? क्या लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, या हम कहें कि हफ्तों या 1 महीने 2 महीने में ये खत्म हो जाएगा? देखिए, एक पहली चीज तो ये बहुत स्पष्ट है कि नेटो का सदस्य, अगर कोई भी देश अगर वो नेटो का सदस्य नहीं है तो वो नेटो का सदस्य नहीं है। नॉन नेटो मेंबरशिप या नॉन नेटो स्टेटस का कोई मायने नहीं होता है। नेटो एक ट्रीटी से जुड़ा हुआ, ट्रीटी से बधा हुआ संगठन है जिसमें सदस्यता सबसे महत्वपूर्ण उसका कंपोनेंट है। तो यूक्रेन को ये सिर्फ ये बातें कहना कि नेटो जैसी सुरक्षा मिलेगी, वो सुरक्षा पाकिस्तान के पास भी थी, थाईलैंड, फिलीपींस भी जो है शीत युद्ध के समय में थे, उनके पास ऐसी सुरक्षाएं नहीं हुई। हमने भारत और पाकिस्तान के केस में भी 1971 में देखा है, 1965 में देखा। तो ये पहली चीज हो गई कि ये सिर्फ जो है ये लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं जो। लेकिन इस आप लॉलीपॉप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, यूक्रेन तो तैयार है इसके लिए। नहीं, यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है, यूक्रेन के पास कोई और रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मान जाए यूक्रेन भी, और रूस भी लगभग तैयार है, तो हो सकता है युद्ध रुक जाए बहुत जल्दी। नहीं, युद्ध रुकने, देखिए ये एक चीज बहुत, सीज फायर होना आसान चीज है। सीज फायर दोनों तरफ से, युद्ध के रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, सीज फायर के होने में कोई समस्या नहीं है। समस्या है
एक स्थायी और बड़ा दूरगामी परिणाम वाला रिजल्ट आना इस समस्या का, ये जो दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर को लेकर समस्या है। और उसमें जो आपने सवाल पूछा कि ये लैंड स्वैपिंग कितनी फीजिबल है। लैंड स्वैपिंग में देखिए, आज रूस ऐसी स्थिति में है कि वो ज्यादा टेरिटरीज की मांग कर सकता है और लैंड स्वैपिंग में वो ज्यादा अच्छी निगोशिएशन कर सकता है, लेकिन परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ये लैंड स्वैपिंग भी इस पर डिपेंड करेगी कि आगे आने वाले समय में रूस कितने और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा कर पाता है, या यूक्रेन कितने अधिक क्षेत्रों को वापस अपने कब्जे में ले पाता है। तो सीज फायर समस्या नहीं है, समस्या है एक स्थायी सॉल्यूशन। इस समस्या का एक स्थायी ठीक है राहुल जी, हर कोई चाहता है कि स्थायी सॉल्यूशन निकले, और जिस तरह की बैठकें हो रही हैं वहां पर ये मुख्य रूप से आया है कि सीज फायर नहीं बल्कि एक पीस डील वहां पर हो, और इसकी ओर बढ़ रहे हैं। अभी के जो हालात हैं उसको देखकर तो यही लगता है, और ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में युद्ध रुक जाएगा। कितना वक्त लगेगा, हफ्ते लगेंगे या एक महीना लगेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रुके। राहुल जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है हमारे पास, उस पर हम बातचीत करेंगे। इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ इजराइल पूरे गाजा इलाके पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं हमास ने अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार किए गए प्रस्ताव पर हामी भर दी है। यह अभी तक साफ नहीं है कि इजराइल इस प्रस्ताव पर हामी भरेगा या नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में 22 महीने से जारी जंग के थमने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हमास ने संघर्ष विराम के ताजा प्रस्ताव पर हामी भर के गेंद इजराइल के पाले में डाल दी है। मालूम हो कि पिछले महीने सीज फायर पर बात नहीं बनने के बाद इजराइल ने गाजा सिटी की घनी आबादी को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई है। इजराइल के इस लक्ष्य से पहले हमास ने अरब देशों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका द्वारा समर्थित मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत 60 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा। इस दौरान इजराइल गाजा में कोई हमला नहीं करेगा। इसके बदले में हमास के कब्जे में मौजूद कुछ इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। अक्टूबर 2023 में हमले के दौरान हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 49 अभी भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। इजरायली सेना के अनुसार इनमें से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। समझौते के तहत लगभग आधे बंधकों को 2 समूहों में रिहा किया जाएगा। इसके अलावा स्थायी युद्ध विराम पर भी बातचीत होगी। इजराइल ने भी प्रस्ताव को मिलने की पुष्टि कर दी है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल इसे मंजूर करेगा या नहीं। पिछले हफ्ते नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से कहा गया था कि समझौता इसी सूरत में स्वीकार होगा जब सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जाएगा। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि नेतन्याहू गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बीच आईडीएफ प्रमुख ने कहा है कि युद्ध एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है और सेना हमास के खिलाफ हमलों को तेज करने पर केंद्रित कर रही है। इस सप्ताह के अंत में इजरायली कैबिनेट द्वारा गाजा शहर पर कब्जा करने की सैन्य योजना को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। उधर संघर्ष विराम पर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरकर बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पड़ोसी मुल्क लेबनान में ईरान के एक और समर्थित सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव तेज हो गया है। लेबनानी कैबिनेट ने अमेरिकी समर्थित योजना को मंजूरी देकर हिजबुल्लाह के निशस्त्रीकरण की समय सीमा तय कर दी है। लेबनानी सरकार ने साल के अंत तक हथियार डालने का लक्ष्य रखा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसका कड़ा विरोध किया है। हथियार डालने से इनकार करते हुए हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि समूह को नियंत्रित करने की कोशिश के नतीजे भयावह होंगे। वहीं सरकार ने बयान को गृह युद्ध की धमकी बताते हुए इसे अस्वीकार करार दिया है। राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। राहुल जी, अगर ये गाजा वाले मामले की हम बात करें तो हमास ने कहीं ना कहीं जो उसके पास एक प्रपोजल आया था उसको उसने एक्सेप्ट किया है। आपको क्या लगता है कि इजराइल एक्सेप्ट करेगा इसको, या इजराइल जो कह रहा है कि हम हमास के खात्मे तक पूरे जो गाजा पट्टी है उस पर कब्जा करेंगे, वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाएंगे, तो इजराइल मानेगा?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी इजराइल की जो अभी नीति है वो यही है कि गाजा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो अपने लोगों को या अपनी नीतियों के अनुकूल वो गाजा पट्टी को एक तरह से चेंज कर सके। लेकिन हमास ने अब इस चीज को, हमास और ने इस चीज को किया है कि इजराइल की जो आक्रामक नीति है उससे अकेले लड़ना उनके लिए संभव नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरब देशों का भी साथ चाहिए, लेबनान, इजिप्ट और ईरान का भी साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि हमास और फिलिस्तीन दोनों चाहते हैं कि एक बहुपक्षीय इस वार्ता हो और एक बहुपक्षीय इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। इजराइल के लिए ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं, क्योंकि इजराइल के पास अभी मुझे लगता है सामरिक तौर पे बहुत अच्छा एडवांटेज पोजीशन है, और सामरिक तौर और ऐसे में क्या अगर अमेरिका चाहेगा तो इजराइल को स्वीकार करना पड़ेगा प्रस्ताव सीज फायर का, अगर अमेरिका चाहेगा तो? अमेरिका चाहेगा तो दबाव तो बहुत ज्यादा होगा इजराइल पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू आगे आने वाले 3-4 महीनों में कुछ बहुत परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सरकार में जो रेडिकल्स हैं, जो फार राइट के जो मंत्री हैं, वो भी ये समझते हैं कि नेतन्याहू अब ढीले पड़ रहे हैं, अब थोड़े से वो सॉफ्ट हो रहे हैं। तो उनको अपनी कैबिनेट बचाने के लिए भी नेतन्याहू को ये काम करना पड़ेगा, अपनी नीतियों को आक्रामक रखना होगा, और कहीं ना कहीं ट्रंप से भी जूझना होगा उनको। इसके अलावा अगर हम लेबनान में जो कुछ चल रहा है वहाँ की बात करें तो वहाँ हिजबुल्लाह पर बहुत ज़्यादा दबाव है। लेबनान की सरकार भी कह रही है हथियार छोड़ दो, अमेरिका का दबाव है लेबनान के ऊपर। हिजबुल्लाह को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिजबुल्लाह की ताकत पिछले साल भर में हमने देखा, पिछले अक्टूबर से लेकर के और अभी अगस्त तक हमने देखा कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों की ताकत पिछले साल के मुकाबले काफी कम हो गई है, और उनको अपनी ताकत फिर से जुटाने के लिए हमेशा से जैसे होता रहा है, हमास और हिजबुल्लाह हमेशा से अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कूटनीति का सहारा लेते हैं, शांति वार्ता का सहारा लेते हैं, दुनिया के तमाम खासतौर से अरब देशों का दामन थामते हैं। तो ये नीतियां उनकी फिर से चलेंगी, लेकिन हमें मालूम है कि इनको इस कूटनीति के पीछे री आर्म करने का और रीग्रुप करने का ही एक री रिक्रूटमेंट जैसे टीम, जो इनके 3 आर्क्स हैं, री रिक्रूटमेंट, री आर्म और रीग्रुपिंग, वो हिजबुल्लाह करने की कोशिश करेगा, और हमास भी उसमें इनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो रणनीतिकार हैं इजराइल के, वो इस बात को समझते हैं, और ये हमास का जो ये सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मामला है, ये भी वही तो नहीं है कि अपने आप को रिग्रुप करना और रीआर्म करना? जी, ये बहुत बड़ा, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके पीछे जरूर ये एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर है कि क्योंकि सिविलियंस की काफी जान माल की हानि हुई है, बहुत ज्यादा 60,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, तो एक दबाव भी है, एक नैतिक दबाव भी हिजबुल्लाह के ऊपर भी है, हमास के ऊपर भी है, अरब के देशों के ऊपर भी है। तो और इस सब के बीच ईरान, क्योंकि ईरान इनका समर्थन करता था, कहीं ना कहीं ईरान अपनी जो पुरानी ताकत है ईरान उस पर नहीं है, तो इसका भी, ईरान का भी सीधा फर्क पड़ रहा है क्या हिजबुल्लाह पर, हमास पर या हुथी पर? जी बिल्कुल, ईरान ये जो शांति वार्ता है और लेबनान या हमास या हिजबुल्लाह, तमाम जो इनके फैक्शंस हैं, उन सबको फिर से शांति के टेबल पे लाने के पीछे ईरान की मंशा ये है कि ईरान अपने आप को री-स्ट्रेंथन करना चाहता है। पिछले जो 15 दिन की 2 हफ्ते की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ, उसके बाद ईरान की जो सैन्य ताकत है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, और अपने से ध्यान हटाने के लिए भी हमास और हिजबुल्लाह और पीस प्रोसेस और सिविलियंस की बातें करना, ये किसी भी युद्ध की रणनीति में आम बात है। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, ईरान भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, ईरान की अपनी खोती हुई जो ताकत है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियारों का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है। राष्ट्रपति किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यासों को युद्ध भड़काने वाला बताया। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हो रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास की उत्तर कोरिया लगातार आलोचना करता रहा है।
फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नौसेनाओं ने मंगलवार को दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। पिछले हफ्ते 2 चीनी जहाजों के बीच हुई टक्कर के बाद दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया था। इस संयुक्त अभियान में फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के युद्धपोत शामिल हुए। दक्षिणी अमेरिका ड्रग कार्टेल के खतरों से निपटने के लिए 3 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वेनेजुएला तट के नजदीक पहुंचा चुका है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप उन लैटिन अमेरिकी ड्रग गिरोहों पर कार्रवाई के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी बेनी और लुबेरो इलाकों में इस्लामिक स्टेट समर्थित विद्रोहियों ने कम से कम 52 नागरिकों की हत्या कर दी है। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि एडीएफ के विद्रोही कांगो सेना से मिली हार का बदला ले रहे हैं। सूडान की सेना के प्रमुख ने सोमवार को सेना में फेरबदल करते हुए कई नए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे सेना पर उनकी पकड़ मजबूत हुई है। इस बीच देश के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ लड़ाई में सेना ने मध्य और पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत किया है और पश्चिम में भीषण युद्ध लड़ रही है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मैटे मैरिट के बेटे और राजगद्दी के उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस हाकोन के सौतेले बेटे 28 वर्षीय मारियस बोर्ग होइबी पर 1 साल की पुलिस जांच के बाद 4 महिलाओं के साथ बलात्कार, घरेलू हिंसा और मारपीट और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। दोषी सिद्ध होने पर उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है।